दोस्तों, अगर डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति को एक लाइन में समझना हो तो यही कहना काफी है कि ईगो पहले नतीजे बाद, और शायद आधुनिक वैश्विक राजनीति में इससे ज्यादा आत्मघाती रणनीति किसी और नेता ने नहीं अपनाई। ट्रंप खुद को एक ऐसे ताकतवर राष्ट्रपति के रूप में पेश करते रहे जो अमेरिका की आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक शक्ति के दम पर पूरी दुनिया को अपनी शर्तों पर झुका सकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि उन्होंने उसी कुल्हाड़ी को इतनी बार अपने ही पैरों पर मारा कि आज उसका दर्द अमेरिका की अर्थव्यवस्था, उसके बाजार और उसका आम नागरिक झेल रहा है। टैरिफ, जिसे ट्रंप ने ताकत का ब्रह्मास्त्र समझा, धीरे धीरे अमेरिका के लिए सबसे भारी बोझ बन गया। ट्रंप का मूल विचार बेहद साधारण और खतरनाक था। अगर कोई देश अमेरिकी लाइन पर नहीं चलता तो उस पर टैरिफ ठोक दो, धमकी दे दो, बाजार बंद कर दो और उसे घुटनों पर आने के लिए मजबूर कर दो। दोस्त हो या दुश्मन, कोई फर्क नहीं। यही कारण था कि चीन के साथ ट्रेड वॉर छिड़ा, यूरोप से रिश्ते बिगड़े और भारत जैसे रणनीतिक साझेदार भी टैरिफ की मार से नहीं बच सके। ट्रंप शायद यह मान बैठे थे कि दुनिया अभी भी 20वीं सदी में जी रही है, जहां अमेरिका अकेला सुपर पावर था और बाकी देशों के पास विकल्प नहीं थे। लेकिन 21वीं सदी की हकीकत बिल्कुल अलग है। आज हर देश के पास विकल्प हैं, नए बाजार, नई साझेदारियां, वैकल्पिक सप्लाई चेन और सबसे अहम आत्मसम्मान। भारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया। जब अमेरिका ने भारत पर पहले 25% टैरिफ लगाया और फिर उसे 50% तक बढ़ाने की धमकी दी, यहां तक कि 100% और 500% जैसे बेतुके आंकड़े उछाल दिए गए, तब असली सवाल यह नहीं था कि टैरिफ लगाया गया, बल्कि यह था कि आखिर क्यों लगाया गया। वजह व्यापार से ज्यादा राजनीति थी। अमेरिका चाहता था कि भारत उसकी शर्तों पर ट्रेड डील साइन करे, अपने कृषि और डेयरी सेक्टर को खोले, दवाओं और टेक्नोलॉजी में अमेरिकी कंपनियों को विशेष रियायत दे। लेकिन भारत ने साफ शब्दों में कह दिया कि राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं होगा। इसके साथ ही अमेरिका का दूसरा दबाव था कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करे, ताकि रूस की अर्थव्यवस्था की अब्बासाई कमजोर हो और यूक्रेन युद्ध में उसकी क्षमता घटे। भारत ने यहां भी दो टूक जवाब दिया कि उसकी ऊर्जा सुरक्षा सर्वोपरि है और वह किसी बाहरी दबाव में अपने फैसले नहीं बदलेगा। यहीं पर ट्रंप की ईगो को गहरी चोट लगी। ट्रंप ने इसे व्यक्तिगत अपमान की तरह लिया और भारत को सबक सिखाने के लिए टैरिफ बम फोड़ दिया। उनका तर्क था कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर रूस को आर्थिक मदद कर रहा है और वही पैसा यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इस नैतिकता के पीछे अमेरिका की अपनी सुविधा और स्वार्थ छिपा हुआ था। अमेरिका चाहता था कि भारत महंगा अमेरिकी या पश्चिमी तेल खरीदे, ताकि उसका अपना ऊर्जा उद्योग और उसके सहयोगी देश फायदे में रहें। भारत ने यह खेल समझ लिया और पीछे हटने से इनकार कर दिया। ट्रंप ने शायद यह कभी सोचा ही नहीं था कि टैरिफ लगाने के बाद अमेरिका के अंदर क्या होगा। नतीजा यह हुआ कि जिन वस्तुओं पर टैरिफ लगाया गया, उनकी कीमतें अमेरिकी बाजार में तेजी से बढ़ने लगी। सप्लाई चेन प्रभावित हुई, आयात महंगा हुआ और कंपनियों ने यह अतिरिक्त बोझ सीधे उपभोक्ताओं पर डाल दिया। आम अमेरिकन नागरिक, जो पहले से ही महंगाई और ब्याज दरों से परेशान था, उसकी जेब पर सीधा असर पड़ा। रोजमर्रा की चीजें महंगी होने लगी। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर कपड़े, दवाइयों से लेकर कच्चे माल तक हर चीज की कीमत में उछाल आया। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि यह महंगाई मांग बढ़ने की वजह से नहीं थी, बल्कि नीतिगत जिद की वजह से थी। यह बात कोई भारत या चीन नहीं कह रहा था, बल्कि खुद अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि अमेरिका में जो महंगाई देखी जा रही है, उसका बड़ा कारण आयातित सामान पर लगाया गया टैरिफ है। यानी ट्रंप की वही नीति जिसे वे देशभक्ति और राष्ट्रवाद का प्रतीक बताकर बेच रहे थे, असल में अमेरिकी नागरिकों के लिए सबसे बड़ी सजा बन गई। बाजार में अनिश्चितता बढ़ी, निवेशकों का भरोसा डगमगाया और अमेरिकी कंपनियों को यह एहसास होने लगा कि सरकार की जिद उनके मुनाफे को खा रही है। ट्रंप की राजनीति का सबसे बड़ा विरोधाभास यही था कि वह खुद को आम अमेरिकी का मसीहा बताते थे, लेकिन उनकी नीतियों का सबसे बड़ा खामियाजा उसी आम अमेरिकी को भुगतना पड़ा।
दूसरी तरफ जिन देशों को दबाने के लिए टैरिफ लगाए गए, उन्होंने विकल्प तलाशने शुरू कर दिए। चीन ने नए बाजार खोजे, यूरोप ने वैकल्पिक सप्लाई चेन पर काम किया और भारत ने आत्मनिर्भरता और बहुपक्षीय व्यापार को और तेजी से आगे बढ़ाया। नतीजा यह हुआ कि अमेरिका धीरे धीरे खुद को ही अलग थलग करने लगा। ट्रंप की राजनीति ने यह साफ कर दिया कि अहंकार के दम पर वैश्विक व्यवस्था नहीं चलाई जा सकती। आज की दुनिया में ताकत सिर्फ सैन्य या आर्थिक नहीं होती, बल्कि भरोसे, साझेदारी और संतुलन की भी होती है। ट्रंप ने जब इन सब को नजरअंदाज किया, तब उन्होंने अनजाने में अमेरिका की साख, उसके बाजार और उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया। इतिहास शायद उन्हें उस राष्ट्रपति के रूप में याद रखेगा जिसने दुनिया को डराने की कोशिश में अपने ही देश को महंगाई, आर्थिक कैश से अनिश्चितता और आर्थिक दबाव के दलदल में धकेल दिया। जब किसी देश का केंद्रीय बैंक यह कह दे कि सरकार की नीतियां महंगाई बढ़ा रही हैं, तो समझ लीजिए हालात कितने गंभीर हैं। अमेरिका के बड़े बड़े अर्थशास्त्री, उद्योगपति और बिजनेसमैन खुलकर कहने लगे कि ट्रंप का सबसे बड़ा फ्लॉप फैसला यही टैरिफ नीति थी। दोस्तों और दुश्मनों में फर्क ना करना अमेरिका को भारी पड़ गया। अब इसे एक और एंगल से समझिए। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया। भारत ने शोर नहीं मचाया, भारत ने गुस्से में जवाब नहीं दिया, भारत ने धमकी नहीं दी। भारत ने सिर्फ एक काम किया, विकल्प तैयार कर लिए। भारत ने अपने एक्सपोर्ट के लिए नए बाजार खोजे। चीन, यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, हर जगह भारत ने अपने दरवाजे खोल दिए। नतीजा यह हुआ कि जिन देशों को अमेरिका दबाने की कोशिश कर रहा था, वही देश भारत के साथ खड़े हो गए। भारत का माल नए बाजारों में पहुंचने लगा। अमेरिका भारत को देख रहे इनोसाली को शेल करना, बाजारों में काफिका को एहसास हुआ कि भारत को अलग थलग करना इतना आसान नहीं है। उल्टा अमेरिका खुद बैकफुट पर आ गया और इसी बीच भारत में वह मास्टर स्ट्रोक चला जिसने वॉशिंगटन की नींद उड़ा दी। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच मदर ऑफ ऑनर डील साइन अप हो गई। 27 देशों का यूरोपियन यूनियन। सोचिए, 27 देश एक साथ भारत के साथ खड़े हो गए, वह भी ऐसे वक्त में जब अमेरिका दबाव बनाने में लगा हुआ था। इस डील का असर सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है। इसका मतलब है कि भारत को यूरोप के बाजारों में सीधी पहुंच मिल गई है। 99% तक टैरिफ खत्म होने की बात हो रही है। भारत का टेक्सटाइल, लेदर, ऑन्टो, फार्मा, आखिर आईटी, हर सेक्टर को फायदा मिलने वाला है और अमेरिका सिर्फ देखता रह गया। अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव तक यह मानने लगे हैं कि इस डील में भारत को ज्यादा फायदा मिला है। यह बात अमेरिका के अंदर से आ रही है। यही वजह है कि ट्रंप प्रशासन अब नरम लुक अपनाने की बात कर रहा है। कभी कहते हैं टैरिफ हटाएंगे, कभी कहते हैं पॉलिसी बदलेंगे। लेकिन सवाल यह है, अब भारत क्यों माने? भारत ने अपने रास्ते चुन लिए हैं। भारत ने दिखा दिया है कि वह किसी एक देश पर निर्भर नहीं है और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभ रही है, क्योंकि दशकों तक अमेरिका डॉलर और टैरिफ के दम पर दुनिया को कंट्रोल करता रहा। लेकिन अब वही हथियार कुंदे होते दिख रहे हैं। डॉलर की बादशाहत पर भी सवाल उठने लगे हैं। यह बात सुनने में भले अटपटी लगे, लेकिन हालात उसी दिशा में जा रहे हैं जब देश डॉलर के बजाय अपनी स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने लगे। जब रुपए में सेटलमेंट बढ़ने लगे तो समझ लीजिए खेल बदल रहा है। जब किसी देश का केंद्रीय बैंक सार्वजनिक रूप से यह कहने लगे कि सरकार की नीतियां महंगाई को हवा दे रही हैं, तो यह सिर्फ एक टेक्निकल टिप्पणी नहीं होती, बल्कि सिस्टम के भीतर बजते खतरे के सायरन जैसा होता है। और अमेरिका के संदर्भ में यह बात इसलिए और ज्यादा गंभीर हो जाती है क्योंकि दशकों तक दुनिया को आर्थिक अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाला देश अब खुद अपने ही फैसलों पर कटघरे में खड़ा दिखाई देने लगा है। ट्रंप प्रशासन की टैरिफ नीति को लेकर आज अमेरिका के भीतर जो माहौल है वह अभी अभूतपूर्व है। नोबेल पुरस्कार विजेता, अर्थशास्त्री, फेड के पूर्व अधिकारी, वॉल स्ट्रीट के दिग्गज, सिलिकॉन वैली के उद्योगपति सभी लगभग एक स्वर में यह कह रहे हैं कि अंधाधुंध टैरिफ लगाना रणनीति नहीं बल्कि आत्मघाती कदम था। दोस्तों और दुश्मनों में फर्क किए बिना लगाए गए टैरिफ ने अमेरिका की सप्लाई चेन तोड़ी, लागत बढ़ाई, उपभोक्ताओं पर महंगाई का बोझ डाला और अंततः उसी अमेरिकी उद्योग को नुकसान पहुंचाया
जिसे बचाने के नाम पर यह नीति लाई गई थी। अब इसी पूरी तस्वीर को अगर भारत के संदर्भ में देखें तो कहानी एकदम अलग मोड़ लेती है। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया, दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने ना तो मीडिया में हल्ला मचाया, ना ही कूटनीतिक गुस्से का प्रदर्शन किया, न जवाबी धमकियों का शोर किया। भारत ने जो किया वह कहीं ज्यादा गहरा, शांत और दीर्घकालिक था। भारत ने विकल्प तैयार किए। यही वह बिंदु है जहां यह पूरी कहानी महज टैरिफ की नहीं बल्कि रणनीतिक परिपक्वता की बन जाती है। भारत ने यह मान लिया कि अगर कोई देश आपको घेरने की कोशिश कर रहा है तो सबसे समझदारी भरा जवाब यह नहीं कि आप उसी घेरे में खड़े होकर चीखें, बल्कि यह है कि आप नए दरवाजे खोल दें। भारत ने अपने निर्यात के लिए नए बाजार खोजने शुरू किए। चीन के साथ व्यापारिक संतुलन सुधारने की कोशिशें तेज हुईं। यूरोप के साथ लंबे समय से अटकी बातचीत को निर्णायक दिशा मिली। अफ्रीका में भारत ने खुद को सिर्फ एक ट्रेड पार्टनर नहीं बल्कि विकास सहयोगी के रूप में पेश किया। मिडिल ईस्ट के साथ एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी में साझेदारी को नई ऊंचाई दी। नतीजा यह हुआ कि जिन देशों को अमेरिका अपने टैरिफ हथियार से दबाने की कोशिश कर रहा था, वही देश भारत के साथ ज्यादा मजबूती से खड़े होते चले गए। भारत का माल नए बाजारों में पहुंचने लगा, सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई हुई और धीरे धीरे यह एहसास गहराने लगा कि भारत को अलग थलग करना उतना आसान नहीं है जितना वॉशिंगटन के रणनीतिकार समझ बैठे थे। इसी बीच भारत ने वह मास्टर स्ट्रोक चला जिसने अमेरिकी सत्ता के गलियारों में बेचैनी बढ़ा दी। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच वह ऐतिहासिक व्यापार समझौता जिसे बिना अतिशयोक्ति के मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। 27 देशों का यूरोपियन यूनियन यानी दुनिया का सबसे बड़ा एकीकृत बाजार एक साथ भारत के साथ खड़ा हो गया, और वह भी ऐसे समय में जब अमेरिका दबाव की राजनीति खेल रहा था। यह डील सिर्फ कागजों पर हस्ताक्षर भर नहीं है, बल्कि यह वैश्विक व्यापार की दिशा बदलने वाला कदम है। 99% तक टैरिफ खत्म होने की जो बातें सामने आ रही हैं, उनका मतलब यह है कि भारतीय टेक्सटाइल यूरोप की दुकानों तक सस्ती और प्रतिस्पर्धी कीमतों पर पहुंचेगा। लेदर और फुटवेयर इंडस्ट्री को नई जान मिलेगी। ऑन्टो कंपोनेंट सेक्टर को विशाल बाजार मिलेगा। फार्मा सेक्टर को रेगुलेटेड लेकिन भरोसेमंद एक्सेस मिलेगा, और आईटी ऑफ डिजिटल सर्विस के लिए यूरोप के दरवाजे पहले से कहीं ज्यादा खुले होंगे। यह वही यूरोप है जो क्वालिटी, स्टैंडर्ड्स और नियमों के लिए जाना जाता है, और अगर भारत वहां जगह बना लेता है तो उसका असर पूरी दुनिया में उसकी साख पर पड़ता है। अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव तक यह मानने लगे हैं कि इस डील में भारत को अपेक्षाकृत ज्यादा फायदा मिला है, और यह स्वीकारोक्ति अमेरिका के भीतर से आना इस बात का संकेत है कि रणनीतिक संतुलन बदल रहा है। यही वजह है कि ट्रंप प्रशासन की भाषा अब पहले जैसी आक्रामक नहीं रही। कभी टैरिफ हटाने की बात, कभी पॉलिसी रिव्यू की चर्चा, कभी नए समझौतों का इशारा। लेकिन सवाल यही है कि अब भारत क्यों माने, जब भारत ने अपने रास्ते चुन लिए, जब उसने यह दिखा दिया है कि वह किसी एक देश पर निर्भर नहीं है, तब पुराने दबाव के औजार अचानक बेअसर क्यों न लगे। यही वह सच्चाई है जो अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभ रही है, क्योंकि दशकों तक अमेरिका ने डॉलर और टैरिफ के दम पर दुनिया को कंट्रोल किया, वैश्विक नियम तय किए और असहमति की कीमत वसूली। लेकिन अब वही हथियार धीरे धीरे कुंद होते दिखाई दे रहे हैं। डॉलर की बादशाहत पर सवाल उठना कोई एक रात की घटना नहीं है, बल्कि यह उन तमाम फैसलों का नतीजा है जिनमें अमेरिका ने अपनी मुद्रा और बाजार की ताकत को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। जब देश देख रहे हैं कि डॉलर पर अत्यधिक निर्भरता उन्हें असुरक्षित बना सकती है, जब प्रतिबंध और फाइनेंशियल कंट्रोल किसी भी समय हथियार बन सकते हैं, तो स्वाभाविक है कि वे विकल्प तलाशेंगे। स्थानीय मुद्राओं में व्यापार, द्विपक्षीय सेटलमेंट, रुपए में भुगतान, युवान, दरहम और यूरो में ट्रांजैक्शन, यह सब संकेत हैं कि खेल धीरे धीरे बदल रहा है। भारत इस बदलाव का सिर्फ हिस्सा नहीं है, बल्कि कई मामलों में उत्प्रेरक बनता दिख रहा है। यह पूरी कहानी बताती है कि वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में शोर मचाने वाले नहीं, बल्कि धैर्य से चाल चलने वाले आगे निकलते हैं। और जब इतिहास इस दौर को देखेगा तो शायद यही लिखेगा
कि यह वह समय था जब टैरिफ की धमकियों के बीच भारत ने चुपचाप अपने लिए नई दुनिया तैयार कर ली। IMF जैसी संस्थाओं द्वारा भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया जाना केवल एक सांख्यिक बयान नहीं है, बल्कि यह उस वैश्विक कथा का निर्णायक मोड़ है जिसमें कभी भारत को कौन सा भारत कहकर खारिज कर दिया जाता था और उसकी अर्थव्यवस्था को डेढ़ दिशाहीन और संभावना ही बताने का फैशन बन गया था। लेकिन इतिहास अक्सर शोर नहीं करता, वह चुपचाप करवट लेता है, और ठीक यही पिछले कुछ वर्षों में हुआ है, जब एक और डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ आधारित आक्रामक रणनीति पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रही थी। धमकियों, प्रतिबंधों और दबाव की भाषा में वैश्विक व्यापार को डराने की कोशिश की जा रही थी। उसी समय भारत ने बिना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिना किसी उग्र बयान और बिना किसी टकराव की मुद्रा अपनाए एक बेहद ठोस, दीर्घकालिक और संरचनात्मक रणनीति को जमीन पर उतारना शुरू कर दिया था। और आज उसी रणनीति की गूंज वॉशिंग गार्डन से लेकर ब्रसेल्स और बीजिंग तक सुनाई दे रही है। फर्क बस इतना है कि यह गूंज भाषणों की नहीं, बल्कि बदलते व्यापारिक रूट्स, शिफ्ट होते सप्लाई चेस और नए आर्थिक केंद्रों की है। ट्रंप की नीति का मूल आधार यह था कि टैरिफ के जरिए दबाव बनाकर देशों को अमेरिकी शर्तों पर झुकने को मजबूर किया जाएगा। लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था कोई एक बटन से चलने वाली मशीन नहीं है। वह विकल्प खोजती है, रास्ते बदलती है और संतुलन नए सिरे से घटती है। और भारत ने ठीक इसी प्रवृत्ति को समझते हुए खुद को उस विकल्प के रूप में पेश किया जो न केवल राजनीतिक रूप से स्थिर है, बल्कि लॉजिस्टिक, मैन्युफैक्चरिंग और मार्केट एक्सेस के स्तर पर भी भरोसेमंद बन चुका है। भारत द्वारा 56 देशों के साथ सक्रिय किए गए विशेष आर्थिक गलियारे किसी एक परियोजना या समझौते का नाम नहीं है, बल्कि यह एक नेटवर्क है। एक ऐसा जाल जो एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बड़े हिस्से को भारत के बंदरगाहों, रेलवे कॉरिडोर्स, इनलैंड कंटेनर डिपो, डिजिटल कस्टम सिस्टम और फास्ट ट्रैक लॉजिस्टिक प्रोसेस से जोड़ता है। पहले जो योजनाएं फाइलों और प्रेजेंटेशन स्लाइड्स तक सीमित रहती थी, वे अब जहाजों की आवाजाही, ऑसिस कंटेनरों की रफ्तार और ट्रकों की निरंतर आवाज में बदल चुकी हैं। नतीजा यह हुआ कि भारत अब केवल सस्ता श्रम देने वाला या कच्चा माल सप्लाई करने वाला देश नहीं रहा, बल्कि वह वैल्यू चेन के केंद्र में खड़ा होने लगा है, जहां से सामान का डिजाइन, निर्माण, पैकेजिंग और वितरण नियंत्रित हो रहा है। इसका सीधा असर भारत की GDP पर दिखता है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि यह असर केवल सरकारी आंकड़ों या अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों तक सीमित नहीं है, बल्कि फैक्ट्रियों के शोर ओवरटाइम कर रहे श्रमिकों, नए वेयरहाउसों, एक्सपैंड होते औद्योगिक क्लस्टर्स और छोटे शहरों में उभरते लॉजिस्टिक हब्स में साफ नजर आता है। तटीय राज्यों में नए और विस्तारित पोर्ट पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। कंटेनर टर्न अराउंड टाइम घटा है, माल ढुलाई सस्ती और तेज हुई है, और इनलैंड वाटरवे से लेकर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तक एक पूरा इकोसिस्टम आकार ले चुका है। इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि भारतीय उत्पाद अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सिर्फ कीमत के दम पर नहीं, बल्कि भरोसे, समय पर डिलीवरी और स्थिर सप्लाई के आधार पर प्रतिस्पर्धा करने लगे हैं। यही वह बिंदु है जहां अमेरिका को सबसे गहरा झटका लगा है, क्योंकि जिन 56 देशों के साथ भारत का व्यापार बढ़ा है, वह अब पारंपरिक डॉलर आधारित सिस्टम पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहा। स्थानीय मुद्राओं में व्यापार, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स और मल्टी करेंसी सेटलमेंट मैकेनिज्म ने डॉलर के उस दबदबे को धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया है, जिस पर दशकों से अमेरिकी आर्थिक और राजनीतिक ताकत टिकी हुई थी। ट्रंप की टैरिफ नीति का उद्देश्य अमेरिकी उद्योगों को बचाना था, लेकिन व्यवहार में इसने अमेरिकी कंपनियों के लिए कच्चा माल महंगा किया, सप्लाई चेन को अस्थिर किया और बाकी दुनिया को वैकल्पिक साझेदार खोजने के लिए प्रेरित किया। और उस खाली जगह में भारत ने खुद को एक भरोसेमंद, गैर आक्रामक और व्यावहारिक विकल्प के रूप में स्थापित किया। भारत ने किसी को यह नहीं कहा कि अमेरिका गलत है या ट्रंप विफल है। उसने बस इतना किया कि अपने पोर्ट्स सुधारे, अपने टैक्स सिस्टम को सरल बनाया, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, मैन्युफैक्चरिंग को इंसेंटिव दिए और लॉजिस्टिक्स को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया।
और यही वजह है कि आज वैश्विक व्यापार की दिशा बदलती हुई साफ दिखाई दे रही है। जहां पहले कंपनियां एक ही देश पर निर्भर रहने को मजबूर थीं, अब वे मल्टी हब मॉडल अपना रही हैं और उन हब्स में भारत एक केंद्रीय स्थान बनता जा रहा है। यह बदलाव केवल आर्थिक नहीं बल्कि भू राजनीतिक भी है, क्योंकि व्यापार के रास्ते बदलते हैं तो प्रभाव के केंद्र भी बदलते हैं। और यही कारण है कि वॉशिंगटन, ब्रसेल्स और बीजिंग में अब भारत को केवल एक उभरता हुआ बाजार नहीं बल्कि एक निर्णायक खिलाड़ी के रूप में देखा जाने लगा है। ट्रंप की दबाव बनाने की नीति धीरे धीरे खुद अमेरिका के गले की फांस बनती जा रही है, क्योंकि जिस दुनिया को डराकर नियंत्रित करने की कोशिश की गई, उसने सहयोग, विविधता और वैकल्पिक ढांचों का रास्ता चुन लिया। और इस पूरी प्रक्रिया में भारत ने शोर नहीं मचाया। उसने धैर्य रखा, योजना बनाई और काम किया। आज जब IMF जैसी संस्थाएं भारत की विकास दर की बात करती हैं, तो वह केवल अंकों की कहानी नहीं होती, वह उस रणनीतिक बदलाव की कहानी होती है जिसमें एक देश ने खुद को वैश्विक व्यवस्था के हाशिए से उठाकर उसके केंद्र में खड़ा कर लिया। और शायद यही सबसे बड़ा सबक है कि 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था में ताकत केवल टैरिफ लगाने या धमकी देने से नहीं आती, बल्कि नेटवर्क बनाने, भरोसा कायम करने और जमीन पर लगातार काम करने से आती है। और भारत ने यही किया है, चुपचाप लेकिन बेहद प्रभावशाली तरीके से। भारत ने स्थानीय मुद्रा और खास तौर पर रुपए में सेटलमेंट को जिस रणनीतिक प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया है, वह केवल एक वित्तीय सुधार नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित करने वाला कदम बन चुका है। क्योंकि जैसे ही ट्रांजैक्शन कॉस्ट में तेज गिरावट आई, वैसे ही डॉलर पर निर्भरता घटने लगी और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव अपने आप कम होता चला गया। यही वह निर्णायक मोड़ साबित हुआ जहां से डॉलर की निर्विवाद बादशाहत को पहली बार एक ठोस व्यावहारिक और दीर्घकालिक चुनौती मिलनी शुरू हुई। और इस बदलाव को वैश्विक निवेशक के भावनात्मक नजरिए से नहीं बल्कि ठंडे दिमाग और गहरी रणनीतिक समझ के साथ देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें साफ दिखाई दे रहा है कि डॉलर आधारित एसेट्स में जोखिम बढ़ रहा है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था के भीतर मौजूद संरचनात्मक कमजोरियां अब छिपी नहीं रह गई हैं और पूंजी स्वाभाविक रूप से उन अर्थव्यवस्थाओं की ओर बहती है जहां स्थिरता, विकास और नीति निरंतरता एक साथ मौजूद हो। ऐसे में भारत एक स्वाभाविक विकल्प के रूप में उभरा है, जहां न केवल तेज आर्थिक वृद्धि दर है बल्कि राजनीतिक निर्णयों में स्पष्टता, दीर्घकालिक सोच और रणनीतिक आत्मविश्वास भी है। यही कारण है कि विदेशी निवेश लगातार भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी सेक्टर में बढ़ रहा है। और यह निवेश केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि फैक्ट्रियों, बंदरगाहों, डाटा सेंटर्स, सेमीकंडक्टर यूनिट्स और स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में जमीन पर उतरता दिखाई दे रहा है। आज भारत को दुनिया का सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन इसलिए माना जा रहा है क्योंकि यहां नीति अचानक नहीं बदलती। सरकारें बाजार को दुश्मन नहीं बल्कि भागीदार मानती हैं और रणनीतिक सेक्टर्स में आत्मनिर्भरता के साथ साथ वैश्विक सहयोग को संतुलित तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके ठीक उलट अमेरिका की तस्वीर धीरे धीरे धुंधली होती जा रही है, जहां महंगाई का दबाव आम उपभोक्ता की कमर तोड़ रहा है। ब्याज दरें ऊंची होने से निवेश और खपत दोनों पर असर पड़ रहा है। आंतरिक राजनीतिक खींचतान ने नीति निर्माण को जकड़ रखा है और चुनावी ध्रुवीकरण ने दीर्घकालिक आर्थिक सोच को पीछे धकेल दिया है। ऐसे माहौल में निवेशक असहज महसूस कर रहे हैं क्योंकि उन्हें यह डर सताने लगा है कि अमेरिका अब उतना अनुमानित और भरोसेमंद नहीं रहा जितना वह दशकों तक रहा था। यही वजह है कि पूंजी का प्रवाह धीरे धीरे लेकिन लगातार अमेरिका से निकलकर भारत जैसी उभरती लेकिन स्थिर अर्थव्यवस्थाओं की ओर शिफ्ट हो रहा है। और यह वही अमेरिका है जो कभी दुनिया को निवेश का सपना दिखाता था, जहां वॉल स्ट्रीट वैश्विक पूंजी का केंद्र हुआ करता था और डॉलर को अंतिम सुरक्षित ठिकाना माना जाता था। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं और इसका राजनीतिक असर भी साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता को अपनी ही जनता के सामने यह सफाई देनी पड़ रही है कि आखिर क्यों दुनिया के देश अमेरिका की जगह भारत के साथ गहरे आर्थिक रिश्ते बना रहे हैं, क्यों सप्लाई चेन एशिया की ओर खिसक रही है और क्यों अमेरिकी कंपनियां अपने ही देश की नीतियों से परेशान होकर बाहर निवेश के अवसर तलाश रही हैं।
टैरिफ और प्रतिबंधों की नीति जो कभी अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती थी और जिससे वह देशों को अपनी शर्तों पर चलने के लिए मजबूर करता था, आज वही नीति उसके लिए बोझ बनती जा रही है, क्योंकि अत्यधिक प्रतिबंधों ने डॉलर को राजनीतिक हथियार बना दिया है और दुनिया अब उस हथियार से दूरी बनाना चाहती है। भारत ने इस पूरे घटनाक्रम में बेहद साफ और ठंडा संदेश दिया है कि वह किसी भी तरह के बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं करेगा। भारत ने यह भी दिखा दिया है कि अगर उसके खिलाफ टैरिफ या प्रतिबंधों का इस्तेमाल किया गया तो वह केवल विरोध दर्ज कराने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि रणनीतिक और संतुलित जवाब देने में भी पीछे नहीं हटेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि भारत अब भावनाओं में बहकर फैसले नहीं करता, बल्कि डाटा, दीर्घकालिक हित और भू राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखकर चाल चलता है। भारत अब केवल प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा, बल्कि वह खेल की शर्तें तय करने की स्थिति में आ चुका है। और इस बदली हुई सोच की सबसे ठोस झलक भारत के समुद्री तटों पर विकसित किए गए नए इंफ्रास्ट्रक्चर में दिखाई देती है, जहां डीप सी पोर्ट्स, पूरी तरह ऑटोमेटेड कार्गो हैंडलिंग सिस्टम, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन और बेहद तेज कस्टम क्लियरेंस ने भारत को एक लॉजिस्टिक सुपर पावर में बदल दिया है। इन सुविधाओं की वजह से 56 से अधिक देशों के साथ भारत का व्यापार न केवल तेज हुआ है, बल्कि सस्ता, पारदर्शी और भरोसेमंद भी बना है। रुपए में व्यापार होने से करेंसी रिस्क लगभग खत्म हो गया है और यही वह बिंदु है जिसने भारतीय निर्यातकों को वैश्विक बाजार में असाधारण प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त दिलाई, क्योंकि अब उन्हें डॉलर के उतार चढ़ाव, हेजिंग कॉस्ट और भुगतान में देरी की चिंता नहीं करनी पड़ती। इसका सीधा असर यह हुआ है कि भारतीय सामान कीमत, गुणवत्ता और सप्लाई के मामले में अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियों को कई टक्कर देने लगा है। टेक्सटाइल, फार्मा, ऑन्टो, कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग गुड्स एंड आईटी सर्विस जैसे कई सेक्टर्स में भारतीय कंपनियों ने न केवल अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है, बल्कि विदेशी ब्रांड्स की बाजार हिस्सेदारी भी छीन ली है। जो अमेरिकी कंपनियां कभी भारतीय बाजार पर हावी थीं और भारत को केवल एक उपभोक्ता बाजार के रूप में देखती थी, आज वही कंपनियां भारतीय कंपनियों के साथ साझेदारी करने, यहां मैन्युफैक्चरिंग लगाने या फिर प्रतिस्पर्धा में पिछड़ने की स्थिति में आ चुकी हैं। यह बदलाव किसी एक सरकारी फैसले का नतीजा नहीं, बल्कि वर्षों से बनाई गई रणनीति, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश, नीति सुधारों और वैश्विक कूटनीति के संतुलित इस्तेमाल का परिणाम है। और यही कारण है कि भारत की यह उभरती हुई ताकत अस्थायी नहीं, बल्कि संरचनात्मक है, जो आने वाले वर्षों में न केवल वैश्विक व्यापार, बल्कि वैश्विक राजनीति की दिशा भी तय करने की क्षमता रखती है। जिस भारत को दशकों तक केवल एक विशाल उपभोक्ता बाजार के रूप में देखा जाता रहा, वह आज उसी वैश्विक व्यवस्था के लिए चुनौती बन चुका है, जिसने कभी उसे कच्चे माल, सस्ते श्रम और आयात आधारित अर्थव्यवस्था तक सीमित रखने की कोशिश की थी। और यही कारण है कि अब वह ताकतें भारतीय स्टार्टअप्स, भारतीय उत्पादन क्षमता और भारतीय रणनीतिक आत्मनिर्भरता के सामने टिक नहीं पा रही हैं, क्योंकि भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम अब सिर्फ फूड डिलीवरी, ई कॉमर्स या ऐप आधारित सेवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि सेमीकंडक्टर, डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक, ग्रीन एनर्जी, फार्मा, बायोटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग जैसे उन क्षेत्रों में गहराई से प्रवेश कर चुका है जो किसी भी देश की वास्तविक शक्ति का निर्धारण करते हैं। और यही वह बिंदु है जहां भारत केवल घरेलू जरूरतें पूरी करने वाला देश नहीं, बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन का एक अपरिहार्य स्तंभ बन चुका है। क्योंकि आज दुनिया की बड़ी कंपनियां यह समझ चुकी हैं कि अगर उन्हें भविष्य में स्थिर, भरोसेमंद और राजनीतिक रूप से संतुलित सप्लाई चेन चाहिए, तो भारत को नजरअंदाज करना आत्मघाती होगा। और यह वही भारत है जिसे कभी मार्केट ओनली कहा जाता था, जहां पश्चिमी कंपनियां सिर्फ अपना माल बेचने आती थीं। लेकिन आज वही भारत उत्पादन, डिजाइन, इनोवेशन और लॉजिस्टिक्स का केंद्र बनता जा रहा है, जहां से सामान केवल भारतीय बाजार के लिए नहीं, बल्कि अफ्रीका, यूरोप, मिडिल ईस्ट और लैटिन अमेरिका तक भेजा जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत अब किसी भावनात्मक नारे या चुनावी भाषण की पंक्ति भर नहीं रह गया है, बल्कि यह एक काम करता हुआ जमीन पर दिखने वाला आर्थिक और रणनीतिक मॉडल बन चुका है, जिसने न सिर्फ भारत की आंतरिक क्षमता को मजबूत किया है,
बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को भी धीरे धीरे लेकिन निर्णायक रूप से बदलना शुरू कर दिया है। और यही बदलाव अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता का कारण है, क्योंकि दशकों तक जिस व्यवस्था में डॉलर टैरिफ प्रतिबंध और सैन्य दबाव के जरिए दुनिया को नियंत्रित किया जाता रहा, उसमें भारत एक ऐसा खिलाड़ी बनकर उभरा है जो ना झुकता है ना टकराव चाहता है, बल्कि विकल्प तैयार करता है। और विकल्प किसी भी वर्चस्व के लिए सबसे बड़ा खतरा होते हैं। अमेरिका से भारत लौट रही सोने की खेप को भी इसी बड़े संदर्भ में देखा जाना चाहिए, क्योंकि यह केवल एक साधारण फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, ना ही सिर्फ रिजर्व मैनेजमेंट का तकनीकी फैसला है, बल्कि यह एक गहरा संकेत है कि भारत अब अपने संसाधनों, अपनी संपत्ति और अपनी आर्थिक संप्रभुता पर दोबारा नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में ठोस कदम उठा रहा है। सोना केवल एक धातु नहीं, बल्कि विश्वास, स्थिरता और दीर्घकालिक सुरक्षा का प्रतीक होता है। और जब कोई देश अपने सोने को विदेशी तिजोरियों से वापस लाकर अपने नियंत्रण में रखता है, तो वह यह संदेश देता है कि उसे अब किसी और की गारंटी की जरूरत नहीं है। इससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की संरचना न सिर्फ मजबूत हुई है, बल्कि ज्यादा संतुलित और लचीली भी हुई है, क्योंकि अब रिजर्व केवल डॉलर आधारित नहीं है, बल्कि उनमें ऐसी संपत्तियां शामिल हैं जो किसी एक देश या एक करेंसी की राजनीतिक इच्छाओं पर निर्भर नहीं करती। इसका सीधा असर रुपए की विश्वसनीयता पर पड़ा है, क्योंकि करेंसी की ताकत केवल एक्सचेंज रेट से नहीं, बल्कि उस पर भरोसे से तय होती है। और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह भरोसा बढ़ रहा है कि रुपया केवल एक स्थानीय मुद्रा नहीं, बल्कि एक उभरती हुई सेटलमेंट करेंसी बन सकता है। भारत अब सिर्फ डॉलर पर निर्भर रहने वाला देश नहीं रहा, बल्कि उसने धीरे धीरे बिना शोर मचाए एक मल्टी करेंसी रणनीति विकसित कर ली है, जहां व्यापार, ऊर्जा और रक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में भी वैकल्पिक भुगतान तंत्र अपनाए जा रहे हैं। और इसी रणनीति के कारण आज भारत ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करता हुआ दिखाई देता है। 56 देशों का यह समूह, जिसमें एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और मिडिल ईस्ट के देश शामिल हैं, भारत को अब केवल एक व्यापारिक साझेदार या सस्ते श्रम वाला देश नहीं मानता, बल्कि एक ऐसा आर्थिक और रणनीतिक केंद्र मानता है जो उन्हें पश्चिमी दबावों से बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकता है। भारत का मॉडल दबाव, धमकी या प्रतिबंध पर आधारित नहीं है, बल्कि सहयोग, क्षमता निर्माण और पारस्परिक लाभ पर आधारित है। और यही बात इसे अमेरिका की पारंपरिक नीति से बिल्कुल अलग बनाती है, जहां अक्सर व्यापार को हथियार और डॉलर को कोड़े की तरह इस्तेमाल किया गया। अमेरिका की टैरिफ नीति, जिसके जरिए वह भारत को झुकाने, उसकी नीतियों को प्रभावित करने और उसे अपनी शर्तों पर खेलने के लिए मजबूर करना चाहता था, अब धीरे धीरे उसी के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है, क्योंकि भारत ने समय रहते यह समझ लिया था कि किसी एक बाजार या एक देश पर अत्यधिक निर्भरता रणनीतिक आत्महत्या के समान है। इसलिए उसने वैकल्पिक बाजार, वैकल्पिक सप्लाई रूट और वैकल्पिक साझेदार तैयार किए। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।